दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है लाशों का समुंदर। ये सागर सलीम की जासूसी कॉमिक्स है और ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है बर्फ का जैनुम और दूसरा पार्ट है लाश का संदेश। तो पहले आप उन दोनों कॉमिक्स को पढ़ लेना। वे दोनों कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में सागर सलीम का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले दोनों पार्ट में। अब पढ़ते हैं आगे से। सागर जब पनडुब्बी के निकट पहुंचा तो उसने देखा पनडुब्बी के निकट दोनों डॉक्टर बेहोश पड़े थे। पनडुब्बी के भीतर सूचना भेजने के बाद सागर उन दोनों को संभालने लगा। डॉक्टर जेम्स डॉक्टर खन्ना के ऊपर गिरे हैं, यानी पहले डॉक्टर खन्ना गिरे फिर डॉक्टर जेम्स। सागर ने डॉक्टर जेम्स को काफी हिलाया डुलाया तो वह उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? फिर जैसे उन्हें होश आया, अरे मैं शायद नीचे गिर पड़ा था। जी हाँ, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई, मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दिया था। धक्का दिया था? हाँ, धक्का खाकर मैं खन्ना पर गिरा जो मुझसे पहले गिरे थे। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। खन्ना के ऊपर गिरने से ही आपको ज्यादा चोटें नहीं आई। जी हाँ डॉक्टर, हम स्ट्रेचर ले आए हैं। सॉरी, स्ट्रेचर पर ले जाना संभव नहीं होगा। आप डॉक्टर खन्ना को कंधे पर डालकर ले जाएं। और डॉक्टर जेम्स? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर सागर, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। इस दुर्घटना के 1 घंटे बाद सागर कमांडर प्रताप के कैबिन में प्रविष्ट हुआ। आइए मिस्टर सागर, डॉक्टर खन्ना का क्या हाल है? उसकी गर्दन की हड्डी चटक गई है। बेचारे बेहोश हैं और 2 दिन से पहले होश में आने की संभावना नहीं है। वेरी सैड। यह दुर्घटना भी अभी घटनी थी। यह दुर्घटना नहीं है कमांडर, डॉक्टर जेम्स को किसी ने धक्का दिया था। धक्का? किसी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर न होती तो किसी को पनडुब्बी का टारपीडो वाला दरवाजा खुला छोड़ने की क्या जरूरत थी? कमांडर रवि और दूसरे लोगों को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? आप भूल रहे कमांडर कि वह कातिल इस समय आपकी किश्ती पर मौजूद है। मैं भूल नहीं रहा बल्कि सोच रहा हूँ कि हत्यारे ने डॉक्टर जेम्स पर हमला क्यों किया। इस पर मुझे भी हैरत है, लेकिन हो सकता किसी तरह डॉक्टर जेम्स हत्यारे के किसी भेद से परिचित हो गया हो और इसलिए हत्यारा उन्हें रास्ते से हटा देना चाहता हो। अगर यह बात है तो हत्यारा दोबारा खन्ना की जान लेने की कोशिश करेगा। जरूर करेगा। इसलिए हमें डॉक्टर खन्ना की सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। मैं आपसे यही पूछने आया था कि क्या मैं आपके स्टाफ के कुछ सदस्यों से अपने सहायक के रूप में काम ले सकता हूँ? मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। कमांडर को धन्यवाद देकर सागर रेडियो ऑपरेटर सतीश के पास पहुंचा। सतीश, मुझे तुमसे कुछ कुछ जरूरी काम है। यह रिंच लेकर मेरे साथ चलो। सतीश को साथ लेकर वह डॉक्टर खन्ना के केबिन में आया। तुम्हें यहाँ छुपकर डॉक्टर खन्ना की निगरानी करनी है। अगर कोई व्यक्ति अंदर आकर डॉक्टर खन्ना के बेहोश शरीर को कुछ करना चाहे तो तुम अपने रिंच से उसके सिर पर तबला बजा देना। सतीश ने सागर की बात समझ ली थी, अतः वह एक अलमारी के पीछे छुपता हुआ बोला, मैं यह छुपा रहूंगा मिस्टर सागर। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। सतीश को वहां छोड़कर सागर अस्पताल में डॉक्टर खन्ना के असिस्टेंट डॉक्टर डेविड के पास पहुंचा। डॉक्टर डेविड, आपने डॉक्टर रीना की टांग का एक्सरे कर लिया? अभी नहीं, मैं स्टोर से एक्सरे फिल्म लेने जा रहा था। सागर भी उसके साथ स्टोर की ओर चल दिया। स्टोर निचली मंजिल में है, चलो। डेविड ने ढक्कन उठाकर उसके हुक में फंसा दिया और वह दोनों नीचे उतर गए। स्टोर में उन्हें 10 मिनट लगे। फिल्म लेकर वह वापस सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही सागर का सिर गोल दरवाजे के निकट पहुंचा, उसका ढक्कन स्वयं में गिर गया। धम! ओह! क्या हुआ डॉक्टर सागर? उफ! संयोगवश स्टाफ का एक सदस्य उधर से गुजरा। उसने ऊपर से ढक्कन उठाया और तुरंत ही वह अस्पताल पहुंचे और डेविड सागर के हाथ पर पट्टी बांधने लगा। मिस्टर सागर, मुझे आश्चर्य है वह ढक्कन अपने आप कैसे गिर गया। मैंने तो उसे हुक में फंसाया था। लेकिन मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। हाथ पर पट्टी बंधवाकर सागर अपने कैबिन में आ गया। कमांडर प्रताप को दुर्घटना का पता चला तो वह सागर से मिलने आए। मिस्टर सागर, चोट ज्यादा आई है क्या? जी हाँ, हाथ में बहुत तकलीफ है।
लेकिन कमांडर, यह भी दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझकर उस ढक्कन का ऊपर हटाया था। ओ माय गॉड, आप यह कहना चाहते हैं कि कोई आपको भी मारना चाहता है? मेरा विचार है तेरा मुझे मारना नहीं चाहता था, बल्कि केवल घायल करना चाहता था, ताकि मैं 4-5 दिन चल फिर न सकूं। क्यों? इससे हत्यारे को क्या लाभ होता? यही मैं सोच रहा हूँ कि हत्यारे को मुझे घायल करके क्या लाभ होता। कुछ देर बातें करके कमांडर प्रताप वापस चला गया और सागर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। अचानक उसके मस्तिष्क में विचार आया, सारी दुर्घटनाएं डॉक्टरों के साथ ही क्यों घट रही है? ऐसा लगता है जैसे हत्यारा सब डॉक्टरों को बेकार कर देना चाहता है। डॉक्टर खन्ना बेहोश है, डॉक्टर जेम्स संयोगवश बच गए, और अब मेरे साथ दुर्घटना। हत्यारा डॉक्टरों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आखिर क्यों? फिर कुछ सोचकर वह उठा और सीधा डॉक्टर खन्ना के केबिन में पहुंचा। सतीश, मैं सागर हूँ, जरा मेरे सिर का ख्याल रखना। मैं तो समझा था हत्यारा आ गया। सतीश, तुम जाकर डॉक्टर रीना को यहाँ ले आओ, वह चल नहीं सकती, इसलिए उसे उठाकर लाना। अच्छा। सतीश डॉक्टर रीना को उठा लाया। आपने मुझे मंगवाया डॉक्टर सागर? जी हाँ, पहले बुलाना चाहता था कि फिर ख्याल आया आप चल नहीं सकती, इसलिए मंगवा लिया। फिर 1 घंटे तक डॉक्टर खन्ना के केबिन में वह सब मिलकर पता नहीं क्या करते रहे। उसके बाद सागर अकेला केबिन से बाहर निकला। अपने केबिन में पहुंचकर उसने बाहर जाने के लिए बर्फानी लिबास पहना और ट्रैक्टर की पेट्रोल टंकी से जो सामान कमांडर प्रताप ने निकाला था वह अपने लिबास की जेब में रख लिया। हत्यारे को पकड़ने के लिए अब जाल बिछाना ही पड़ेगा। फिर वह चुपचाप पनडुब्बी से बाहर निकल आया। स्टेशन कोल्डा पहुंचकर उसने हथियारों का वह पैकेट वापस ट्रैक्टर की टंकी में रख दिया। इसके बाद वह वापस पनडुब्बी पर आ गया। अगले कुछ घंटों बाद कमांडर प्रताप, कैप्टन सलीम, डॉक्टर जेम्स और सागर वगैरह स्टेशन कोल्डा पर दोनों रोगियों को देखने गए। इनकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। कुछ भी हो, अब हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। दोनों रोगियों को पनडुब्बी पर पहुंचाया जाए। लेकिन यह इसके लिए खतरनाक होगा। खतरा तो हर तरह से, डॉक्टर जेम्स। पनडुब्बी के निकट समुद्र तेजी से जमता जा रहा है, इसलिए हमें तुरंत वापसी यात्रा आरंभ करनी है। आप मरीजों को पनडुब्बी पर ले चलिए। कमांडर के आदेश पर रोगी और दूसरे सामान को पनडुब्बी पर पहुंचाने का काम आरंभ हुआ। जब सब लोग चले गए तो सागर टहलता हुआ ट्रैक्टर के निकट पहुंचा और उसकी टंकी में जाकर देखा। वही हुआ जिसकी मुझे आशा थी, हत्यारा अपने हथियार निकाल दे गया है। उसी दिन 1 घंटे बाद पनडुब्बी दुर्गा स्टेशन कोल्डा छोड़कर समुद्र में प्रविष्ट हो गई। सागर कमांडर प्रताप से कुछ बातें करने के बाद अस्पताल पहुंचा। दूसरा प्लास्टर चढ़ा रहे हो? हाँ, एक्सरे करने के लिए प्लास्टर काटना पड़ा था। डॉक्टर रीना की टांग पर प्लास्टर चढ़ाने के बाद डॉक्टर जेम्स सागर के हाथ की मरहम पट्टी करने लगा। हाथी कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी डॉक्टर? नहीं, केवल मांस फट गया है, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सागर की दोबारा कमांडर प्रताप से भेंट हुई। मिस्टर सागर, मैंने स्टेशन कोल्डा के कुछ सदस्यों से वहां लगी आग के विषय में बयान लिए हैं। क्या कहते हैं वे लोग? सबका बयान लगभग एक जैसा ही है। नंबर 1, आग सबसे पहले उस कैबिन में लगी थी जिसमें कमांडर रवि अपने 4 साथियों के साथ रहते थे। नंबर 2, आग लगने का कारण किसी को मालूम नहीं है। सबका अनुमान है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी होगी। नंबर 3, जो लोग बच सके हैं वे सब उस समय जागे जब आग 5 कैबिनों में फैल चुकी थी और उस पर काबू पाना संभव था। इन बयानों से तो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, लेकिन मुझे यह बात परेशान किए हुए है कि एक हत्यारा हमारे साथ यात्रा कर रहा है और हम उसे पहचान नहीं सकते। धैर्य से काम लीजिए कमांडर प्रताप। मुझे आशा है कि वह हत्यारा जल्दी कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे मैं उस तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। अच्छा, अब मैं अपने कैबिन में सोने जा रहा हूँ। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप जाकर सो जाइए, मुझे अपनी ड्यूटी देनी है। सागर अपने कैबिन में जाकर सो गया।
लेकिन कुछ ही देर बाद विचित्र सा शोर सुनकर उसकी नींद टूट गई। भागो भागो, ऊ ऊ, जल्दी करो, यह कैसी आवाजें हैं? वह घबरा कर उठा और बाहर आया। क्या हुआ? पनडुब्बी खतरे में है। सागर दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में पहुंचा। क्या हुआ? सब कुशल तो है? नहीं, पनडुब्बी में आग लग गई है। आग लग गई है? कैसे? कहाँ? इंजन रूम में। कैसे लगी है अभी पता नहीं। हमने एटमी इंजन बंद कर दिया है, लेकिन हम सख्त खतरे में हैं। अगर आग पर जल्दी काबू न पाया गया तो किसी भी क्षण पनडुब्बी फट सकती है। तभी एक जवान कंट्रोल रूम में प्रविष्ट हुआ। सर, हमने पता लगा लिया है, आग इंजन में लगी है। क्योंकि इंजन के पुर्जे तेल और ग्रीस में भीगे रहते हैं, इसलिए आग तेजी से फैल रही है। मगर धुएं के कारण इंजन रूम में घुसना कठिन है। ऑक्सीजन मास्क निकालो। कमांडर ने माइक्रोफोन उठाकर आदेश दिया। ऑक्सीजन मास्क पहनकर चार चार आदमी अंदर जाकर आग बुझाई। 15 मिनट से अधिक एक पार्टी अंदर धुएं में न रही। इंजन रूम के निकट भगदड़ मची हुई थी। जल्दी करो, 4 आदमी अंदर जाओ। 4 आदमियों की पहली पार्टी इंजन रूम में घुसी तो अगली पार्टी के साथ मैं जाऊंगा, तो आप मास्क पहनिए। इंजन रूम के भीतर धुआं बहुत अधिक था। कंट्रोल रूम में कमांडर प्रताप की चिंता बढ़ती जा रही थी। सर, आग फैलती जा रही है। गैस मास्क पहनकर भी कोई 5 मिनट से अधिक भीतर नहीं रुक पा रहा है। ओ माय गॉड। सर, आग बुझ नहीं रही। स्टाफ थक चुका है। कुछ लोग धुएं के कारण बेहोश हो चुके हैं। बेहोश की चिंता छोड़ो, जान की फिक्र करो। जो लोग होश में हैं, बारी बारी से अंदर जाकर आग बुझाए। मैं भी आ रहा हूँ। आइए मिस्टर सागर, हम भी आग बुझाने चलते हैं। चलिए। वह इंजन रूम के सामने पहुंचे तो यह लोग धुएं से बेहोश हुए हैं। यस सर। वह कुछ और आगे बढ़े तो मैं फिर अंदर जाऊंगा, मुझे मास्क दो। क्या बात है डॉक्टर जेम्स? डॉक्टर जेम्स से पहले अफसर इंचार्ज ने उत्तर दिया। सर, डॉक्टर जेम्स पहले ही 2 बार भीतर जाकर आ चुके हैं। अब यह फिर जाना चाहते हैं। बार बार अंदर जाने में खतरा है। मैं खतरे से नहीं डरता। तुम मास्क दो मुझे। मास्क दे दो। यह व्यक्ति सचमुच बहादुर है। हमें भी अब कुछ बहादुरी दिखानी चाहिए। कमांडर ने चिल्लाकर कहा। गैस मास्क लाओ। अगली पार्टी के साथ मैं और डॉक्टर सागर जाएंगे। पनडुब्बी का स्टाफ आग से जंग करता रहा। सागर भी 2 बार आग बुझाने इंजन रूम में गया। माय गॉड, मास्क पहनकर भी अंदर दम घुट रहा है। डॉक्टर जेम्स चौथी बार आग बुझाने गया। जब वह बाहर निकला तो अरे संभालो। सागर ने डॉक्टर जेम्स को संभाला। यह बेहोश हो गए हैं। स्ट्रेचर लाओ, अस्पताल पहुंचा दो। कर्मचारी डॉक्टर जेम्स को स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। आग से जंग अभी जारी थी। 4 घंटे तक पनडुब्बी का स्टाफ आग से लड़ता रहा और मौत से संघर्ष करता रहा। फिर इंजन रूम से बाहर आने वाली पार्टी ने शुभ समाचार दिया। आग बुझ चुके हैं, अब हम खतरे से बाहर हैं। सब लोग खुशी से नाच उठे और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने लगे। अगले 1 घंटे बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो कमांडर प्रताप ने सागर को अपने कैबिन में बुलाया। मिस्टर सागर, इस आग के बारे में आपकी क्या राय है? आपके विचार में यह आग संयोगवश लगी थी या यह हत्यारे ने लगाई थी? यही जानना चाहते हैं ना आप? हाँ, मुझे विश्वास है ये आग हत्यारे ने लगाई थी। आपका मतलब हत्यारा हमारे साथ खुद भी मरना चाहता था? नहीं। फिर उसने आग क्यों लगाई? आग पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए नहीं लगाई गई थी। मेरा अनुमान है कि हत्यारे का अनुमान गलत निकला। उसने इंजन रूम में कोई चीज जलाकर इसलिए डाली थी ताकि इंजन रूम में धुआं भर जाए और आप घबराकर पनडुब्बी को सतह पर ले जाए। फिर इंजन वगैरह की चेकिंग में 3-4 घंटे लग जाए, लेकिन हत्यारे का वार उल्टा पड़ गया। इंजन रूम में तेल और ग्रीस ने आग पकड़ ली और स्वयं हत्यारे की जान के भी लाले पड़ गए। लेकिन हत्यारा हमें सतह पर क्यों ले जाना चाहता था? इसका उत्तर तो हत्यारा दे सकता है, मगर वह धूर्त है कौन? उसे कैसे पहचाना जाए? मैं उसे पहचान चुका हूँ। सच? कौन है वह? यह मैं भी आपको नहीं बता सकता। फिलहाल मैंने डाइनिंग हॉल में कुछ लोगों को एकत्र किया है। चलिए वहीं चलते हैं। वहीं मैं हत्यारे से आपकी मुलाकात कराऊंगा।
डाइनिंग हॉल में उस समय 12 आदमी थे। वह सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खुदा जाने। बुलाया किसने? डॉक्टर सागर ने। सागर और कमांडर प्रताप हॉल में प्रविष्ट हुए। डॉक्टर सागर, क्या आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया? जी हाँ, आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। कमांडर प्रताप भी बैठ गए थे। सागर ने खड़े होकर ही कहना आरंभ किया, दोस्तों, मैं पहले अपने बारे में एक बात बता दूं। मैं वास्तव में डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि भारतीय सीक्रेट सर्विस का जासूस हूं। जासूस? अगर आप जासूस हैं तो स्टेशन कोल्डा किस लिए आए थे? वही मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। सागर ने कहानी सुनानी शुरू की। कुछ मास पूर्व भारत सरकार ने एक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। उस उपग्रह में अत्यंत अत्यंत आधुनिक कैमरे लगे हुए थे। अंतरिक्ष में जाकर उपग्रह को एक शत्रु देश के ऊपर से गुजरना था। हमारा उपग्रह जब शत्रु देश के ऊपर से गुजरेगा तो उसमें लगे कैमरे शत्रु के सभी मिसाइल अड्डों की फिल्म बना लेंगे। गुड। लेकिन उच्च अधिकारियों की यह योजना अचानक विफल हो गई। अरे यह क्या हुआ? उपग्रह का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ गया है। कंप्यूटर की चेकिंग करो। वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश के बावजूद उपग्रह को कंट्रोल नहीं किया जा सका। बेकार है, अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह बहुत बुरा हुआ। तुरंत ही उच्च अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उपग्रह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वह अपने निर्धारित किए हुए केंद्र से हटकर घूम रहा है। आपका मतलब है अब वह शत्रु देश के मिसाइल्स अड्डों की फिल्म नहीं बना सकेगा? जी हाँ, लेकिन इससे भी बुरा समाचार यह है कि उपग्रह अपने केंद्र से हटने के बाद अब हमारे देश के ऊपर घूम रहा है और हमारे सारे फौजी अड्डों की फिल्म बना रहा है। ओह माय गॉड, यह तो बहुत बुरी खबर है। सबके चेहरे उतर गए। यह बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि वह उपग्रह अपनी बनाई हुई फिल्मों का कैप्सूल एक निर्धारित समय पर नीचे फेंक देगा। उसमें यही सिस्टम रखा गया था कि शत्रु के मिसाइल से अड्डों की फिल्म बनाकर वह एक निर्धारित स्थान पर फेंक दे। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। उपग्रह अब हमारे ठिकानों की फिल्में बनाकर कैप्सूल फेंक देगा, और वह कैप्सूल भी अब उस स्थान पर नहीं गिरेगा जहां उसे गिरना चाहिए था। यह तो बहुत खतरनाक बात है। अगर वह कैप्सूल किसी शत्रु देश में गिर गया तो क्या होगा? उस कैप्सूल को शत्रु देश में नहीं गिरना चाहिए, लेकिन जब उपग्रह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? तभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। हमने जो हिसाब लगाकर देखा है उसके अनुसार फिल्मों का वह कैप्सूल किसी शत्रु देश में नहीं गिरेगा। फिर कहाँ गिरेगा? साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव पर, और वहाँ से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अच्छी खबर है। उसी दिन आला कमान और फौज के उच्च अधिकारियों की बैठक में निर्णय किया गया कि फिल्म का वह कैप्सूल प्राप्त करने के लिए दक्षिण ध्रुव पर एक फौजी दल भेजा जाए। लेकिन चूंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह मशहूर किया जाए कि वह दल दक्षिणी ध्रुव पर मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने जा रहा है। कमांडर रवि खन्ना को दल का इंचार्ज बनाकर भेजा जाए। ठीक है। यह कहानी सुनाकर सागर ने कहा, आप समझ गए होंगे कि स्टेशन कोल्डा क्यों स्थापित किया गया था। मौसम संबंधी छानबीन केवल बहाना था। असली मकसद तो वह फिल्में प्राप्त करना था। हाँ, हम समझ गए। लेकिन कमांडर रवि ने हमें यह सब क्यों नहीं बताया था? इसलिए नहीं बताया गया होगा कि उसका मिशन गुप्त था। केवल केवल उसके दो साथी इस भेद को जानते थे। वह तीनों एक ही कैबिन में रहते थे। उनके पास कुछ विशेष मशीनें थी जिनसे वह उस कैप्सूल का पता चला सकता था। फिर क्या हुआ? क्या कमांडर रवि ने वह कैप्सूल प्राप्त कर लिया था? यह भी पता चल जाएगा। पहले मैं यह बता दूं कि कमांडर रवि ने स्टेशन कोल्डा स्थापित होने के कुछ दिन बाद हेडक्वार्टर संदेश भेजा कि उसके स्टाफ में शत्रु का कोई जासूस भी है। शत्रु का जासूस? जी हाँ, हम लोगों ने अपने तौर पर छानबीन की तो पता चला कि हमारे शत्रु देश को उस फिल्म के कैप्सूल की जानकारी मिल गई थी और उसका एजेंट
स्टेशन कोल्डा जाने वाले दल में शामिल हो चुका था ताकि वह कैप्सूल प्राप्त कर सके। मिस्टर सागर, अगर इस बार आप सच बोल रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपने पहले मुझसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार झूठ बोला है। यस कमांडर प्रताप, मैंने आपको कभी भी सच्ची बात नहीं बताई थी क्योंकि समय आने से पहले मैं कैप्सूल का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार मेरी कहानी बिल्कुल सच है। आगे कहिए मिस्टर सागर, हमें आपकी कहानी सुनकर आश्चर्य हो रहा है। आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टेशन गोल्डा से बचाए गए आप लोगों में से एक व्यक्ति वह हत्यारा और शत्रु का जासूस है जिससे निपटने के लिए मुझे हजारों मील दूर यहाँ भेजा गया है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद डॉक्टर जेम्स ने कहा, नहीं, मुझे आपकी कहानी पर विश्वास नहीं है। हमारे साथियों में से कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। इस समय मैं कल्पना की दृष्टि से देख रहा हूँ कि स्टेशन कोल्डा पर घटनाएं किस प्रकार पेश आई होंगी। कमांडर रवि को जब पता चला कि कोई व्यक्ति मौसमी गुब्बारों की गैस चुरा रहा था, या दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति चोरी चोरी गुब्बारों के द्वारा कुछ संदेश किसी को भेज रहा था, तो उसने अपने विश्वसनीय साथियों से मशवरा किया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि स्टाफ में कोई शत्रु का आदमी है जो वह कैप्सूल प्राप्त करने हमारे साथ आया है। वह कैप्सूल यहाँ कब गिरने वाला है? कैप्सूल को 2 दिन के अंदर गिरना चाहिए। वह हमारे स्टेशन के निकट 500 गज के दायरे में ही किसी स्थान पर गिरेगा। तो शत्रु का एजेंट कैप्सूल प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेगा। शत्रु ने एक चालाकी यह की कि कमांडर रवि के पास कैप्सूल तलाश करने के लिए जो उपकरण थे उनमें खराबी पैदा कर दी थी, और कमांडर ने जो हिसाब लगाया उसके अनुसार कैप्सूल को 1 दिन बाद गिरना था, जबकि कैप्सूल अपने ठीक समय पर गिरा। इस बातचीत के बाद कमांडर रवि ने अपने एक साथी की ड्यूटी लगा दी ताकि वह कैंप से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखे। उधर हत्यारे के पास ऐसा यंत्र था जिससे उसे कैप्सूल गिरने का सही समय ज्ञात हो गया और ठीक समय पर वह कैप्सूल लेने निकल पड़ा। बर्फ पर गिरते कैप्सूल के साथ वाला माइक्रो ट्रांसमीटर सिग्नल देने लगा, बिप बिप बिप। शत्रु ने अपने रिसीविंग सेट से उन सिग्नलों को रिसीव किया और सही स्थान पर पहुंचकर कैप्सूल का पैकेट उठा लिया कैप्सूल का पैकेट लेकर जब वह वापस कैंप में पहुंचा तो पहरेदार ने उसे चोरी चोरी आते देख लिया, लेकिन पहरेदार ने एक बहुत बड़ी गलती की। वह कमांडर रवि को सूचना देने के बजाय खुद ही शत्रु के केबिन में घुस गया और उसके हाथों मारा गया। ओह! पहरेदार की चीख सुनकर कमांडर रवि उस केबिन में आया तो हत्यारे ने उसे भी गोली मार दी। पिट! ओह! उसके बाद हत्यारे ने कमांडर के दोनों साथियों की हत्या कर दी जो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। पिट पिट! ओह! अब उन लाशों को छुपाने के लिए हत्यारे ने एक भयानक योजना सोची। उसने लाशों को कमांडर रवि के केबिन में एकत्र करके उन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आग भड़क उठी। हत्यारा भागकर अपने केबिन में घुस गया। हत्यारे का विचार था कि बर्फबारी के कारण आग ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन वह यह भूल गया कि कमांडर के केबिन के बराबर वाले केबिन में केरोसिन और पेट्रोल का भंडार रखा था। परिणाम यह हुआ कि आग भयानक रूप से भड़क उठी और भड़ाम। धमाके की आवाज सुनकर सामने वाले केबिन में सोए स्टाफ के सदस्य बाहर निकले। हत्यारा भी उस समय तक नकाब उतार चुका था और उनके साथ था। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। कमांडर रवि सहित हमारे 12 साथी जलकर मर गए हैं और खुराक तथा आवश्यक वस्तुओं का भंडार भी जल गया है। यहाँ तक की कहानी सुनाने के बाद सागर एक क्षण के लिए रुका, फिर कहना शुरू किया। उनका सब कुछ जल गया था, लेकिन हत्यारा अपनी जगह संतुष्ट था। उसने फिल्म का कैप्सूल प्राप्त करने की सूचना अपने हेडक्वार्टर भेज दी थी और उसे विश्वास था कि बहुत जल्दी उसको बचा लिया जाएगा। लेकिन भाग्य ने हत्यारे का साथ नहीं दिया और अचानक बर्फानी तूफान शुरू हो गया।
उस खतरनाक तूफान में हत्यारे से फिल्में लेने या उसे बचाने उसके साथी नहीं आ सकते थे। हत्यारा समझ गया कि तूफान रुकने तक उसके साथी नहीं आएंगे, इसलिए उसने चालाकी से अपने लिए खुराक के डिब्बे और आवश्यकता का दूसरा सामान छुपा कर रख लिया, जबकि उसके साथ बचे हुए साथी भूखे और घायल अवस्था में एड़ियां रगड़ते रहे। यह उनका सौभाग्य था कि खराब और कमजोर बैटरी वाले रेडियो से मदद के लिए भेजा गया उनका संदेश एक ब्रिटिश शिप ने सुन लिया और फिर वह संदेश भारत पहुंचा दिया, और हम लोग इस तेज रफ्तार पनडुब्बी द्वारा बहुत जल्दी यहाँ पहुंच गए। अब हत्यारा फंस गया था। उसे अपने साथियों की प्रतीक्षा करनी थी, जबकि हम उन सबको साथ लेकर तुरंत वापस चलना चाहते थे। तो दोस्तों, कुल कहानी यह है, और वह हत्यारा इस समय भी हमारे बीच मौजूद है। इतना कहकर सागर खामोश हो गया। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर स्टेशन कोल्डा के रेडियो ऑपरेटर पीटर ने खड़े होकर पूछा, मिस्टर सागर, आपको मालूम है कि वह हत्यारा कौन है? हाँ, मुझे मालूम है। और सागर ने डॉक्टर जेम्स की ओर देखा। क्यों डॉक्टर जेम्स, आपका क्या विचार है? हत्यारा कौन हो सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप यह तो बता सकते हैं कि आपने फिल्मों का वह कैप्सूल कहाँ छुपा दिया है? मैंने? जी हाँ, आपने, क्योंकि आप ही वह हत्यारे और शत्रु के जासूस हैं। यह क्या बकवास है? यह बकवास नहीं है डॉक्टर जेम्स। मुझे पता है कि पनडुब्बी के इंजन रूम में आग आपने लगाई थी, क्योंकि आप पनडुब्बी को सतह पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि ऊपर खुले समुद्र में आपकी सरकार का जहाज मौजूद है जो आपकी सहायता के लिए आया है। उस जहाज की प्रतीक्षा में ही आपने स्टेशन पर दो रोगियों को पनडुब्बी पर लाने का विरोध किया था, ताकि हम एक दिन और ठहर सके। स्टेशन कोल्डा के स्टाफ में आप अकेले व्यक्ति थे जो सबसे चुस्त दुरुस्त थे, क्योंकि आपके पास खुराक थी और दवाइयाँ थी। आप और डॉक्टर खन्ना एक साथ कैंप से वापस आए थे। आप आगे सी, आप और डॉक्टर खन्ना एक साथ कैंप से वापस आए थे। आप आगे सीढ़ी चढ़ रहे थे और डॉक्टर खन्ना आपके पीछे थे। आपने उन्हें गिराया था ताकि वह 2-3 दिन के लिए बेकार हो जाए। उसके बाद आपने खुद को भी गिरा दिया ताकि किसी को आप पर संदेह न हो। आप जानबूझकर डॉक्टर खन्ना पर गिरे थे ताकि आपको चोट न आए। आपने स्टोर रूम के दरवाजे का हुक्म निकाला था ताकि वह ढक्कन मेरे सिर पर गिर जाए और मैं भी 2-4 दिन के लिए बेकार हो जाऊं। आप चाहते थे कि मेरा उपचार आपके सिवा कोई डॉक्टर न करे, ताकि आप स्टेशन कोल्डा के दोनों रोगियों के जीवन का बहाना करके कमांडर प्रताप को वहां ठहरने के लिए विवश कर सकें। और भारतीय पोर्ट से पनडुब्बी रवाना होने से पहले आपके किसी साथी ने पनडुब्बी के टारपीडो पैड में खराबी की थी, ताकि हमारी यात्रा 1-2 दिन लेट हो जाए। आपके उस साथी को भी हम भारत पहुंचकर तलाश कर लेंगे। फिलहाल तो आपसे निपटना जरूरी है। यह सब बकवास है। आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। सागर कमांडर प्रताप की ओर घूमा। कमांडर प्रताप, आप डॉक्टर जेम्स को मेरी जिम्मेदारी पर गिरफ्तार करके कैद कर लीजिए। मेरे पास इनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत है। ओके मिस्टर सागर, मैं इस व्यक्ति को पोर्ट पहुंचने तक एक केबिन में बंद कैद कर दूंगा। तभी ऑल राइट जेंटलमैन, नाटक समाप्त हुआ। कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। तो मिस्टर प्रभाकर, तुम डॉक्टर जेम्स के साथी थे। मुझे विश्वास था कि डॉक्टर जेम्स अकेले नहीं हो सकते, कोई इनका साथी भी जरूर होगा। इसलिए मैं पिस्तौल दोबारा ट्रैक्टर में रखा आया था। दोबारा क्या मतलब? मतलब यह है कि कमांडर प्रताप ने ट्रैक्टर की टंकी से यह पिस्तौल तलाश कर लिया था और हम यह पिस्तौल और कारतूस अपने साथ ले आए थे। लेकिन कल फिर मैं यह पिस्तौल ट्रैक्टर की टंकी में डाल आया था। मैं देखना चाहता था कि डॉक्टर जेम्स का कोई और साथी तो नहीं है। पिस्तौल रखने के बाद मैंने डॉक्टर जेम्स को एक क्षण के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया था। और जब डॉक्टर ट्रैक्टर के निकट गए, मैंने पनडुब्बी पर लौट गए तो मैंने जाकर देखा तो टंकी से हथियार गायब पाए। अतः मुझे विश्वास हो गया कि डॉक्टर का कोई साथी जरूर है जिसने टंकी से हथियार ले लिए थे। खैर, तुमने हमें पहचान लिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत जल्दी यह पनडुब्बी छोड़कर जा रहे हैं। कमांडर प्रताप,
आप पनडुब्बी को ऊपर सतह पर ले चलिए। ऊपर सचमुच हमारा जहाज मौजूद है जो हमें लेने आया है। तो आप दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, यह तो बता दो कि फिल्म का वह कैप्सूल कहाँ है। वह कैप्सूल अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। हमने उसे गुब्बारे से बांधकर 1 घंटा पूर्व किश्ती का गंदा पानी बाहर जाने वाले पाइप से समुद्र में फेंक दिया है। गुब्बारा सतह पर चला गया होगा और ऊपर जहाज पर मौजूद हमारे साथियों ने वह गुब्बारा फिल्मों से प्राप्त कर लिया होगा। हा हा हा। बस यही मैं आप लोगों से कहलवाना चाहता था। मेरी जेब में रखे टेप रिकॉर्डर पर यह बातचीत टेप हो चुकी है। आप दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और मिस्टर प्रभाकर, अगर तुम अपना हाथ घायल नहीं करना चाहते तो यह पिस्तौल फेंक दो। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश न करो मिस्टर जासूस। अचानक सागर कैप्टन सलीम की ओर घुमा। सलीम, संभालो इसे। तभी धोएं। ओह, क्यों मिस्टर सागर? मैंने कहा था कि मैं एनसीसी के अपने बेंच में सबसे अच्छा निशाना लगाती थी। तुरंत ही डॉक्टर जेम्स और प्रभाकर को बेबस कर दिया गया। मिस्टर सागर, हम हार गए, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा मिशन सफल रहा। वह फिल्में हमारे साथियों तक पहुंच गई है। नहीं डॉक्टर जेम्स, वह फिल्में मेरे पास है। जब तुमने डॉक्टर खन्ना और मुझ पर हमला किया था, मैं तभी समझ गया था कि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए तुम इतना खतरा मोल ले रहे हो। मैंने तुमसे जिक्र किया था कि पनडुब्बी पर चलकर हम डॉक्टर रीना की टांग का एक्सरे करेंगे। उसके बाद ही तुमने हम दोनों डॉक्टरों को रास्ते से हटाने की कोशिश की। पहले तो मैं हैरान था, लेकिन फिर मैं समझ गया कि तुम यह नहीं चाहते थे कि हम में से कोई डॉक्टर रीना का प्लास्टर काट कर एक्सरे करे, क्योंकि तुमने रीना के प्लास्टर में वह कैप्सूल छुपाया हुआ था जो रीना की टांग पर चढ़ा हुआ था। तो फिल्मों का वह कैप्सूल उसी प्लास्टर की तह में रख दिया था। यह विचार आते मैंने परसों रात डॉक्टर रीना को सतीश द्वारा डॉक्टर खन्ना के केबिन में बुलाया। वहाँ मेडिकल किट मौजूद थी। मैंने डॉक्टर रीना का प्लास्टर काट डाला और फिल्मों का वह कैप्सूल निकाल लिया। फिर मैंने बेकार सी फिल्मों का एक नकली कैप्सूल वहाँ रख डॉक्टर रीना की टांग पर नया प्लास्टर चढ़ा दिया। डॉक्टर जेम्स, तुमने डॉक्टर रीना का प्लास्टर काटकर जो कैप्सूल निकाला और उसे अपने साथियों को बेच दिया, वह नकली था। असली कैप्सूल मेरे पास सुरक्षित है। परसों रात से डॉक्टर रीना और सतीश मेरे हमराज हैं। हम तीनों ने मिलकर ही आपको गिरफ्तार करने का जाल बिछाया था। क्यों केसरी? डॉक्टर जेम्स और मिस्टर प्रभाकर दोनों को एक कैबिन में कैद करने के बाद कमांडर प्रताप ने सागर का कंधा थपथपाया। वेरी गुड, वेरी गुड मिस्टर सागर। आप जासूस जासूस नहीं बल्कि जादूगर हैं। मैं आपकी प्रतिभा को सलाम करता हूँ। थैंक्स कमांडर। फिर सागर डॉक्टर डीना के पास पहुंचा। डॉक्टर डीना, आप में एक अच्छी जासूस बनने की क्षमता है, तो आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। इसी मिशन के दौरान कैप्टन सलीम और डॉक्टर डीना सागर के इतने निकट आए थे कि आगे चलकर वह एक टीम के रूप में काम करने लगे थे। भविष्य में आपको इन तीनों के बहुत से कारनामे देखने को मिलेंगे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसके तीनों पार्ट मैंने एक साथ ही पढ़े हैं ये। और इस कॉमिक्स को पढ़ते वक्त समय में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए कई जगह बीच में अटक भी रहा था। और बहुत ही अच्छी सीरीज थी, काफ़ी मज़ा आया। मैं खुद नहीं रोक पा रहा था अपने आप को इसको पढ़ने से, क्योंकि सस्पेंस ऐसा बना हुआ था। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।